जय हिंद। सारी वक्त की मारामारी है, वक्त को ना ख़राब किया जाए यही अच्छा है। चलिए ले चलते हैं आपको तारों के शहर में नहीं, नॉलेज के शहर में। बात करता हूँ आज संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा का निर्माण 1946 में हुआ था। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, समझना आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। बात 1939 और 45 की है कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है और 1945 तक चलता है। 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसी समय ब्रिटेन में सरकार बदलती है। तो क्लीमेंट एटली हुआ करते थे, जब वो विपक्ष में थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। उनका मानना ये था, उदार स्वभाव के थे, उदारवादी थे, कि भारत को आज़ाद होने का हक है। फिर जब वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बदलते हैं, क्लीमेंट एटली हो जाते हैं। जब 1945 और 46 की बात हो रही है, तब वो अपने वादे के अनुसार एक डेलीगेशन, या कह सकते हैं उसको, संविधान सभा के निर्माण के लिए जो कैबिनेट मिशन भेजा था वो भेजते हैं। कैबिनेट मिशन का जब गठन हुआ तो उसमें 3 लोग निर्धारित किए गए, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। जिनमें पैथिक लॉरेंस को क्या किया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। ये भारत आते हैं, भारत में बात होती है नेताओं से कि हम संविधान सभा के निर्माण के लिए आए हैं। तो संविधान सभा के निर्माण की जब बात आई तो बिना व्यक्तियों के कैसे संविधान सभा का निर्माण होगा, कैसे क्या किया जाए। तो बताया गया कि हम 389 सदस्य चुनना चाहते हैं, जो प्रत्येक जो होंगे 389 सदस्य जो हैं वो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर चुन करके आएगा, और प्रांत की जो विधानसभा हैं इनके सदस्यों के द्वारा चुन करके भेजा जाएगा, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा। तो 389 की बात तय हो गई। 389 जो होंगे सदस्य 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 93 देसी रियासत के थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के, ये सब जोड़ करके सब बन गया था 389। बात आई कि चुनाव कितनों का करवा लिया जाए। अब कितनों का चुनाव हो, तब 296 सीटों के चुनाव की बात आई कि चलिए 296 सीटें जो हैं इन पे चुनाव करवा लेते हैं। तो 296 जब सीटों के चुनाव की जब बात आई तो सीधी सी बात, चुनाव हम कराएं कैसे, सीटों को बांटे कैसे, किस वर्ग को कितनी सीटें दे दी जाएं, कैसे निर्धारित किया जाए। डिसाइड किया गया 213 सीटें सामान्य के लिए रख लेते हैं, 79 मुस्लिम के लिए रख देते हैं, 79 7-9 वाली बात कर रहा हूँ मैं, और 4 सीटें सिखों के लिए रख लेते हैं। 296 सीटों का बंटवारा इस तरीके से कर दिया गया। चुनाव होता है। चुनाव के बाद में 208 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी 1885 में, जिसकी स्थापना हुई थी, और वो भी किसी भारतीय के द्वारा नहीं, एलन ऑक्टन ह्यूम के द्वारा स्थापित हुई थी गवर्नर डफरिन के समय। और बहुत से लोगों उसकी प्रकृति को पहले ही समझ गए थे कि ये सेफ्टी वॉल की तरह यूज होगी और अंग्रेज़ों को ही फ़ायदा मिलेगा इससे। लेकिन उसी कांग्रेस में जब 2 धड़ बन के निकल पड़े थे, गरम दल और नरम दल, तो गरम दल वालों ने अंग्रेजों की नाक में बहुत दम कर रखा था, कर लिया था। तो कांग्रेस क्या करती है, सबसे बड़ी पार्टी बन करके निकलती है। 213 सीटें सामान्य वाली जो थी, 208 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, 79 मुस्लिमों को थी, 73 मुस्लिम लीग को प्राप्त होती है। मुस्लिम लीग दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। मुसलमानों के लिए पार्टी जो बनाई गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना आप जानते होंगे 1906 में सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा ढाका में की गई थी। तो मुस्लिम जो लीग थी उसको 73 सीटें प्राप्त हुई, 15 अन्य दलों को प्राप्त हुई थी। अब संविधान सभा के बारे में सारी चीज़ें हो गई, लेकिन जब चुनाव की जब बात आई थी तो संविधान सभा में ये सब चुन करके आ गए, तो संविधान सभा का गठन कर दिया गया। दिल्ली के सचिवालय में बैठकों की जब बात आई तो वहाँ पर सब बैठ के
शुरू होने की जब बातें आई तो इकट्ठा किया गया, सभी लोग सब इकट्ठा होते हैं वहाँ पे। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह निर्धारित कर दिया जाता है, हाथी को मान लिया जाता है संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह। संविधान सभा जो थी, जो चुन करके सबसे लोग आए थे सभी लोग, तो उसमें सबसे अधिक सदस्य जो थे संविधान सभा में 55 सदस्य संयुक्त प्रांत से थे। अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। और ऐसा नहीं कि संविधान सभा में सिर्फ पुरुषों को ही स्थान दिया गया था, महिलाएं भी थी, 15 महिलाएं उसमें से चुन के आई थी। ऐसा नहीं कि अनुसूचित जाति के लोगों को छोड़ दिया गया हो, ऐसा नहीं कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को छोड़ दिया गया हो। अनुसूचित जाति के 26, अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य भी इसमें शामिल रहे थे। और सारे लोगों को शामिल करने के बाद में एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि हैदराबाद की एक रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। ये वही हैदराबाद रियासत है जिसको ऑपरेशन पोलो के तहत फिर भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको मिलाएंगे। तो हैदराबाद रियासत संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। सबसे अधिक सदस्य संयुक्त प्रांत के थे। सबसे कम सदस्य की बात करेगा तो मैसूर रियासत के सबसे कम सदस्य थे, मात्र 7। अब संविधान सभा के लोग सभी इकट्ठा हो चुके हैं, बैठक होने का दौर आया है, सभी इकट्ठा हैं। तो बात यह है कि लीडर मतलब अध्यक्ष किसे बना दिया जाए। तो विचार मंत्रणा करने के बाद में डिसाइड हुआ जो सबसे बुजुर्ग है उसी से करवा लेते हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा की बात आती। सच्चिदानंद सिन्हा क्या करते हैं, वो बुजुर्ग सदस्य थे सबसे। तो 9 दिसंबर 1946 की बात है। 9 दिसंबर 1946 को वो क्या करते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल करके भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनेंगे, स्थायी अध्यक्ष बना दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और साथ ही संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया था BN राव को, बेनेगल नरसिम्हन राव को। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव क्या सभी जानते थे क्या होने वाला है, लेकिन जो होता ना कि प्रक्रियाएं पूरी करनी है, तो उद्देश्य प्रस्ताव को सभी के सामने रखा जाता है। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की फिर नींव कहा जाता है। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया की बात आती है, तीसरी बैठक के बाद शुरू हो जाती है। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी के बाद में डिसाइड हुआ संविधान का प्रारूप कौन बनाएगा। ये संविधान का कुछ तो प्रोफार्मा हो, प्रारूप हो, कोई बनाए तो उसी के आधार पर काम शुरू कर दिया जाए। तो संवैधानिक सलाहकार आपको याद आएंगे BN राव। तो BN राव ने क्या किया, एक प्रोफार्मा बनाया, संविधान का प्रारूप बनाया और उस प्रारूप की जांच के लिए एक समिति गठित की गई जिसका नाम ही रख दिया गया प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय एक प्रारूप समिति बना दी जाती है जिसके अध्यक्ष होते हैं आधुनिक भारत के मनु कहलाने वाले भारतीय कानून के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उस 7 सदस्यीय टीम के द्वारा क्या किया गया, संविधान के प्रारूप की जांच की गई। 114 दिन तक उस पर बहस होती रही। 114 दिन पर बहस होने के बाद में उसको सौंप दिया गया कि ये लीजिए, इतना हम कर सकते थे, इतना करेक्शन हमने करा है और ये प्रारूप हमने जो दिया गया था, हमने इसकी रिपोर्ट आपको सौंप दी है। उस रिपोर्ट को सौंपने के बाद में वाचन शुरू हो जाते हैं उस पर। तो वाचन जो होते हैं, तो लास्ट में वाचन जो होता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। लास्ट वाचन का लास्ट दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो जाता है। 26 जनवरी की बात नहीं हो रही, 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा हूँ मैं। अभी 26 जनवरी नहीं आएगी। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। उसी दिन 15 धाराएं उसमें लागू कर दी गई। और ये जब बनकर के तैयार हुआ था, कई देशों के संविधान को पढ़ा गया और वहाँ की चीज़ों को अब देश के हिसाब से चीज़ों को ले लिया गया। बनकर ये संविधान तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो चुके थे। 63,96,729 रुपये खर्च हो चुके थे।
और ये संविधान बन करके तैयार था। 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और तब 8 अनुसूचियाँ इसमें हुआ करती थी। कहानी आगे बढ़ती है। 24 जनवरी 1950 की बात कर लें। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इस अंतिम बैठक में क्या किया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति चुन लिया जाता है और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान जनगण मन जो है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा गीतांजलि पुस्तक में, जिसके लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये भारतीय ने प्रथम एशियाई व्यक्ति भी थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। 1913 में इनको मिला था। तो जनगण मन को संविधान में शामिल कर लिया गया 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति बना दिया गया। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछता है कि संविधान सभा के द्वारा किसे राष्ट्रपति चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे 26 जनवरी 1950 पड़ती है। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, संपूर्ण संविधान लागू कर दिया जाता है, मतलब भारत गणतंत्र हो गया। अब उसका संविधान लागू है, संविधान जो सभी के लिए विधान समान होगा। 26 जनवरी 1950 को भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित आनंद मठ से लिया गया। 1 मिनट 5 सेकेंड उसको लगते हैं पूरा गाने में। संक्षिप्त में गाने का कोई भी प्रावधान वंदे मातरम का नहीं होता है। राष्ट्र गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, अशोक चिन्ह जानते हैं ना, तो अशोक स्तंभ जो है ना सारनाथ से लिया गया है, वो राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय गीत कौन सा, वंदे मातरम, संविधान में शामिल कर लिया गया 26 जनवरी 1950 को। तो भारत स्वतंत्र होता है 15 अगस्त 1947 को और गणतंत्र होने की बात आती है 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को। जबकि संविधान बनकर के कब तैयार हो रहा है, तो वो बनकर के तैयार हो रहा है 26 नवंबर 1949 को। अब भारत गणतंत्र हो चुका था। आगे उसी संविधान में कुछ करेक्शन होंगे और संविधान संशोधन होंगे, अनुच्छेद कुछ जुड़ेंगे, कुछ अनुसूचियाँ जुड़ेंगी। तो संविधान सभा के बारे में इतनी जानकारी को समाहित रखें, वीडियो को बार बार देखें और सुनें, नोट डाउन करें जो चीज़ें आपको ना पता हों। कोशिश करूँगा बहुत जल्दी ही इसी के आगे संविधान के बारे में ही बात करूँ कुछ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सपनों के लिए लड़ते रहें, जगते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, विजय हिंद।